मई में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश के प्रधानमंत्री का स्तर भी गिरता चला जाता है। फिलहाल रुपये की हालत ये है कि अब 86 रुपये 71 पैसे चल रहा है। तो इन सब तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ आर्थिक सलाहकार अवनीश अग्रवाल जी हैं। रुपये के गिरने का क्या कारण है, ये देश जानना चाहता है। अमेरिका में नई सरकार चुनी गई है ट्रंप की। उनकी आर्थिक नीतियों के अनुसार वो अपने डॉलर को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए वह पूरे विश्व भर के देशों पर एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट पर तरह तरह तरीके से बैन लगा रहे हैं। इसी की तैयारी में, अपने डॉलर को मजबूत करने की तैयारी में, वो विश्व भर के करेंसी का अवमूल्यन देखा जा रहा है। हमें लगता है कि यह थोड़े समय की परिकल्पना है। थोड़े दिनों में रुपया अपने एक स्तर पे स्थिर हो जाएगा। अभी गिरावट के दौर पे हो सकता है ये 90-91 का स्तर भी पार कर जाए। 91 पुनः मेरे को लगता है ये करीब 85-84 के स्तर पर आके स्थिर रहेगा और वहाँ पर हम लोग को बेहतर मौके मिलेंगे। रुपये के अवमूल्यन से ये नहीं है कि देश पतन में जा रहा है। यह डॉलर की मजबूती दर्शा रहा है कि डॉलर दूसरे देशों की करेंसी की बनस्पत कैसा है। दुनिया भर में आयात निर्यात डॉलर के परिप्रेक्ष्य में नापा जाता है। अमेरिका को खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रंप ने इसी वादे के संग चुनाव जीता था और वह इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि इससे किसी को घबराने की ज़रूरत है। थोड़े समय का तेजी मंदी पूरे दुनिया में चलती रहती है और यह उसी का एक हिस्सा है। लोग विपक्ष इस पे काफ़ी हंगामा कर रहा है। हर लोग यही कर रहे हैं, हर तरफ से पीएम को घेरा जा रहा है। तो इस पे आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है जब रुपया गिरता है? तो बाकी किस चीज़ों पे, किस किस सेक्टर्स में प्रभाव पड़ता है, ये सब जानकारी दीजिए। देखिए, रुपये के गिरने से सबसे ज़्यादा उन सामग्री की कीमत पे फ़र्क पड़ता है जिसका हम लोग डॉलर के टर्म में भुगतान करके इंडियन करेंसी में उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रमुख रूप से इसका फ़र्क सोने पर और क्रूड ऑयल पे दिखेगा। क्रूड ऑयल चूँकि ऑलरेडी अभी उस तेज़ी के दौर में नहीं है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि क्रूड ऑयल अगले कुछ दिनों में अमेरिका में उसका भरपूर उत्पादन होगा और क्रूड ऑयल के दाम नीचे आएंगे। इसलिए देश में सोने चांदी को छोड़ के और किसी प्रमुख सामग्री के मूल्य पर ज़्यादा प्रभाव आने की उम्मीद बहुत कम है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी जी हों या अरविंद केजरीवाल हों, इसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना दिए हैं और देश भर में ये मुद्दा काफ़ी चल रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता। विपक्ष हर समय सरकार को घेरना चाहती है। आप अगर ध्यान से वित्त मंत्री द्वारा पेश किए हुए बजट को सुनेंगे और देखेंगे तो आपको दिखेगा सब भाषण के बाद विपक्ष को मानो सांप सूंघ गया था। वो किसी सवाल के जवाब देने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने सब सवालों को उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए निकल गए। एक अच्छा बजट आया है। आम जनता के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन में पैसे आएंगे, बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी और यह सब आपके और देश के उत्तरोत्तर तरक्की के पक्ष में है। बजट का कोई नकारात्मक पक्ष भी होगा? बजट में जितनी प्रोविज़न की गई है उन प्रोविज़न के अनुसार खर्च पिछले सत्र में भी पूरे नहीं हो पाए थे। सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि कैपेक्स की ओर और ध्यान दें। जितने बजट के प्रोविज़न है उसको पूर्ण रूप से खर्च करें तो देश तरक्की करेगा। और कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। बेहतर करने के लिए तो 100 तरीके हैं, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हमें लगता है कि जनता को इसका फ़ायदा दिखेगा और ख़ास करके जो गरीब तबके हैं वो लगातार सरकार से अनाज भी पा रहे हैं, मकान भी पा रहे हैं। और क्या चाहिए निम्नतम तबके को? रोटी कपड़ा सब सरकार दे रही है। रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए एकदम स्पष्ट है। सरकारी रोजगार जो पहले जितनी थी अब उतनी संभव इसलिए नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि चीज़ें कंप्यूटरीकृत होती जा रही हैं। लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी है, तभी कंपनियां आगे तेज़ी से काम कर पाएंगी। लोगों को स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ना होगा।
जब तक स्वरोजगार की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ सरकारी नौकरी में कुछ नहीं मिलना है। अगर सरकार सरकारी नौकरी अगर भरपूर बांटेगी तो कल को सरकार को भी अपने सरकारी नौकरी के जो अप्स और जो वो एक ढंग से कह दीजिए पारितोषिक देती है, जो पर्क्स देती है, उसको घटाना पड़ेगा। तो दिल्ली चुनाव में जो हुआ उसे किस तरह देखते हैं आप? तो पॉलिटिकल भी काफ़ी मुद्दों पे छाए रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो इसको दिल्ली चुनाव किस तरह देखते हैं? कहाँ हार गई अरविंद केजरीवाल, अपनी सीट नहीं बचा पाए? वो कहते थे कि इस जन्म में तो उन्हें मोदी जी आप मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते, अपनी सीट नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल के विषय में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात लोगों को पता है, अति महत्वाकांक्षा, दूसरे को लगातार बेवकूफ़ बनाना, अपने वायदे पे कायम नहीं रहना, और सबसे बड़ी बात जनता को बेवकूफ़ समझना। और उनके इन सब के ऊपर जो ठिकरा फूटा है वो है उनका शीश महल। शराब घोटाला भी तो जिम्मेदार रहा हो। अब ये तो पूरी टीम जान रही है उनकी, और पूरी टीम जितने लोग शराब घोटाला में थे। एक ईमानदार ऑफिसर थे अरविंद केजरीवाल, अपने टाइम में कहा जाता है ऑनेस्ट ऑफिसर थे। लोकपाल बिल के लिए उन्होंने वो किया, आंदोलन किया। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया अरविंद के साथ कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे? उनका तो अभी भी यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें फंसा रही है। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट इस बार नहीं की चुनाव में। अगर भाजपा उन्हें फंसाई होती तो कोर्ट उनको इतना लंबा जेल में नहीं रख पाती। उनके पास न पैसे की कमी है, न पब्लिक सपोर्ट की कमी है। उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए बड़े बड़े पैरोकार और वकील हैं। क्यों नहीं उनको 15 दिन के अंदर जमानत मिल गई? कहीं ना कहीं तो दोषी हैं, ये अदालत ने भी देखा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार के नाम पर आपको नहीं दे रहा हूँ ना, आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप कोई कागज़ साइन नहीं करेंगे। आपने डमी मुख्यमंत्री बनाया, डमी मुख्यमंत्री, 100% डमी मुख्यमंत्री आपने बनाया। आतिशी जी को सारा कार्य केजरीवाल जी निर्देशित करते रहे, वही होती रहा। मुख्यमंत्री निवास में अगर किसी अधिकारी के संग, किसी सांसद के संग बदसलूकी हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं? क्या यह शोभा देता है एक मुख्यमंत्री, या एक ढंग से कह दीजिए पूर्व IPS अधिकारी को यह शोभा देता है? आखिरी सवाल, अखिलेश जी ने ये कहा है कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, पत्रकारों को अपने कब्जे में कर ली है, और तमाम मतलब पत्रकार को लेकर के भी उन्होंने बोला, और भी बहुत सी चीज़ें बोला कि EVM को कब्जे में कर लेना, चुनाव आयोग को कब्जे में करना, ऐसे स्टेटमेंट अखिलेश के आ जाए हैं। इसे किस तरह देखते हैं? अखिलेश जी उस समय कहाँ थे जब यूपी के लोकसभा चुनाव में सीट्स समाजवादी के पक्ष में गई? उस समय EVM ईमानदार हो गई, आज EVM बदनाम हो गई। उनको सीट ना आए तो EVM बदनाम, उनको सीट आए तो EVM ईमानदार। पत्रकार उनके पक्ष में है। अरे पत्रकार तो आप भी हैं भैया। भाजपा क्या आपके घर रोटी राशन पहुंचाती है? भाजपा अगर सही काम करेगी तो आप उनकी बातों को पहुंचाएंगे। अखिलेश जी सही बातें करेंगे, आप अखिलेश जी की बातें पहुंचाएंगे। अखिलेश जी को याद नहीं है कि उन्होंने हिंदू नेताओं पर लाठियां बरसाई थी? वह दिन भूल गए? आज वो कुंभ नहाने जाते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के बारे में कह रहे हैं भैया। मैं एक समान बात है, उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पे उन्हीं के परिवार वालों ने गोलियां चलाई थी। लेकिन भाजपा ने ही तो उनको पद्म विभूषण दे दिया, देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। ये भाजपा की भी तो गलती है। इसके विषय में हम नहीं कह सकते, न इसके विषय में कोई विशेष जानकारी है, लेकिन जिसकी जैसी करनी है उसको तो वैसा भरना ही पड़ेगा। पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटेगा ही, और ये यहाँ की लाठी से बड़ी भगवान की लाठी है, वो जिस दिन बरसेगी उस दिन कोई नहीं बचा। रुपए से मुद्दा उठ के राजनीति पहुंचा। आखिरी सवाल, शेयर बाजार लगातार 5वें दिन निचले स्तर पे गिरता जा रहा है। शेयर बाजार के गिरावट का मुख्य कारण विदेशी बिकवाली है। अगर इसको ध्यान से समझना चाहें तो मैं सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि विदेशी क्यों हिंदुस्तान की बाजार से बेच के जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर निफ्टी का पिछले 20 सालों का अगर एवरेज वार्षिक रिटर्न 14.5% रहा है, और रुपये का अवमूल्यन
20 वर्षों का अगर एवरेज पकड़ेंगे तो 4% का रहा है। तो विदेशी निवेशकों को नेट में 10.5% का रिटर्न मिला है। अगर विदेशी बाजार की बात करें S&P 500 की, उसका 20 साल का रिटर्न 10.6% है। तो विदेशी बाजार के जो निवेशक हैं उनको दिख रहा है लंबे समय में कि मेरे विदेशी बाजार में ही उतना रिटर्न मिल रहा है जितना भारतीय बाजार में मिला। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों पर भारतीय बाजार में 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा हुआ है। यह उनका 2.5% से रिटर्न कम कर दे रहा है। इसलिए विदेशी निवेशक को अभी भारतीय बाजार आकर्षक नहीं लग रहा है। भारतीय बाजार तभी आकर्षक लगेगा जब भारतीय बाजार का रिटर्न 20% से ऊपर आएगा, विदेशी बाजार दौड़ के आएंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए विदेशी बिकवाली से उबरने में समय लगेगा। हम लोग को धैर्यपूर्वक बाजार में बने रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अवनीश अग्रवाल जी। रुपए से बात शुरू होकर के राजनीति भी खत्म हुई और लास्ट में शेयर बाजार तक हम पहुंच गए। तो ये इनके उसको दर्शाता है कि हर खबरों पे ये बने रहते हैं। काशी में रहते हैं तो काशी के विद्वान तो दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, तो इनका भी अलग अलग राय होता है। हर टॉपिक पे ये बोलते हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए अवनीश अग्रवाल जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।